पंचकुला में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, भाजपा का 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का है लक्ष्य। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रेस वार्ता कर दी शीतकालीन सत्र की जानकारी। कहा, इस बार का सत्र रहा सबसे बेहतर। सभी माननीयों ने सदन की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 34 नए सदस्यों ने खुलकर रखी बात। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली की लाइनों के लिए बनाई गई है मुआवजा नीति। टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मिलेगा मुआवजा। और प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते प्रदूषण के चलते आगामी आदेश तक 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने के आदेश। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य तौर पर उपस्थित हुए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सांसद भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा के सदस्यता अभियान, संगठन चुनाव, प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर रणनीति बनाई गई। मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी ने चुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा होते देख कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता काफी खुश है। मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल 5 साल में संकल्प पत्र के सभी वादे पूरा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के नए भवन के विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए भवन में किसी तरह के टकराव की बात नहीं होगी। पंचकुला में चंडीगढ़ को जमीन दी जा रही है, जिसका सहमति से एग्रीमेंट हुआ है। पंजाब चाहे तो वह भी ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है। एकदम संतुष्ट हैं, पार्टी में उत्साह है और चूंकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में अर्थात संकल्प पत्र में लिए थे, उसमें बहुत से काम हुए हैं और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वायदे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते हैं, तो एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री उसको पूरा कर रहे हैं। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर एक रणनीति बनी है, जिसके तहत 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन देश को जो अपेक्षाएं थी वह पूरी नहीं की गई। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है, उन राज्यों की सरकारें लोगों को सुविधाएं नहीं दे रही हैं। पंजाब और हिमाचल हमारे नजदीकी उदाहरण है। 50-55 साल तक सत्ता में रही और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हो, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली, तो देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सबसे कहूंगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि संगठन को धरातल पर मजबूत करने, संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने और सुशासन जैसे मुद्दों पर समग्र चर्चा की गई है। कोर ग्रुप की बैठक भाजपा की रीति नीति और संगठन के काम की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। उस पर चर्चा हुई। पार्टी ने जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और आने वाले भविष्य में जितने भी काम है उसको प्राथमिकता से पूरा कैसे करेंगे, ये पूरी समग्र चर्चा हुई, जिसमें संगठन की और सरकार की एक अच्छे समन्वय के साथ अच्छा शासन देने पर हम लोगों ने चर्चा की। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कल भाजपा ने पंचकुला में अपने कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक की। साथ ही आगामी रोडमैप बनाने के लिए भी मंथन किया। सुबह हुई बैठक में भाजपा नेताओं ने अपने हारे प्रत्याशियों से फीडबैक लिया।
इसके बाद शाम के समय विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर मुहर लगाकर तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर इतिहास रचा है। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन जनसेवा है, इसलिए हमें अपनी सकारात्मक बातें करनी हैं। इस सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए भाजपा का मजबूत होना जरूरी है। लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और हम सभी को मिलकर इसे सर्वस्पर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में महिलाओं की 30% भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं की बदौलत तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा के साथ ही उसे गति देने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में चुनाव प्रबंध समिति के सभी 34 विभागों के प्रमुखों से चुनाव के अनुभव भी सुने गए। जो 30 तारीख तक सदस्यता अभियान करना है उसको हम पूरा कर पाए, इस प्रकार की योजना जो हमारा चुनाव प्रबंधन की टोली थी, चुनाव प्रबंधन की टोली के साथ भी वो अब संगठन के जो सदस्य बढ़ाने का अभियान है उसमें भी काम करेंगे। जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे विधायक, उन सबको जो टारगेट दिया उसको पूरा करने का काम करेंगे। स्पीकर हरबिंदर कल्याण ने आज सचिवालय परिसर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15वीं विधानसभा के गठन के बाद हुआ ये पहला सत्र काफी सफल रहा है। इसमें 26 घंटे 19 मिनट की 5 सिटिंग रही। इस अवधि में राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब 12.25 घंटे चर्चा हुई। इसके अलावा प्राप्त हुए 20 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में से स्वीकार 7 पर चर्चा की गई। इस दौरान कुल 13 बिल पास किए गए। उन्होंने कहा कि सत्र में सभी माननीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासतौर पर नए चुनकर आए 34 विधायकों की सहभागिता काफी अच्छी रही। इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इससे पहले नए चुने गए सदस्यों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया था, जिसका असर सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिला। नए सदस्यों ने 230 मिनट राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री ने 147 मिनट संबोधित किया। स्पीकर ने कहा कि पिछले 30-35 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये एक अच्छा सत्र रहा है। 5 सिटिंग्स में जो कुल अवधि रही है वो 26 घंटे और 19 मिनट की रही है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, जिसके ऊपर लगभग 12 घंटे चर्चा उसके ऊपर हुई है। इसके अलावा ध्यान आकर्षण सूचनाएं जो लगभग हमें 20 सूचनाएं हमें मिली थी, उसमें से 7 सूचनाएं स्वीकार हुई, जिसके ऊपर चर्चा हुई है। सभी माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया है और विशेष रूप से जो पहली बार चुनकर आए 34 विधायक हैं, 34 सदस्य हैं, उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही है। और कुल चर्चा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर 710 मिनट की हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री 147 मिनट उसमें बोले हैं। और जो 34 नए सदस्य हैं, 34 नए सदस्यों ने बड़े खुलकर अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के एक गीत का विषय आया था, जिसे सदन में सुनाया गया है और इसे अंतिम रूप से स्वीकृति देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। विधानसभा की नई जमीन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लिए यूटी प्रशासन से बात चल रही है। जमीन की उपलब्धता की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा राज्य का एक गीत जो कि पिछले विधानसभा के कार्यकाल में उस समय में जो विषय आया था और एक सर्वसम्मति से पूरे सदन ने उसको पास किया था, तो वो भी कल हाउस के अंदर सुनाया गया है और उसके लिए एक नई कमेटी का
गठन भी किया गया है, जो कि जो हरियाणा का राज्य गीत होगा वो और बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्डिंग्स उसकी पास हो चुकी हैं। नई विधानसभा बनाने की जो प्रक्रिया, जिसमें एक प्रक्रिया ऑलरेडी चली हुई है जो ज़मीन को लेकर, तो नई विधानसभा का इस टर्म के अंदर वो बने, उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत किसानों को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा मिलेगा, जबकि खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए 30% मुआवजा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से किसानों की ये मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीन पर न तो कोई फसल होती थी और न ही उचित मुआवजा मिलता था। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार में ये नीति लागू की। जो मार्केट रेट का 2 गुना ज्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं, उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली जमीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो जमीन आती है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। फिर हमने एक एसडीएम के नेतृत्व में यूजर कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट डीसी को देती है कि अगर कोई वहां पर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो डीसी उसको बुला करके सुनता है। डीसी के आदेश की अपील भी आगे कमिश्नर के पास जाती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाएगी और मुआवजा मार्केट रेट के आधार पर दिया जाएगा, न कि कलेक्टर रेट पर। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को मुआवजे में कोई समस्या होती है तो वह अपनी अपील मंडल आयुक्त के पास कर सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि झज्जर के किसानों ने उनसे राजस्थान से आने वाली हाई टेंशन लाइन की समस्या के बारे में मुलाकात की थी, जिसे सरकार ने जल्द ही हल किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के समय इन्हें बिना सेवा सुरक्षा के रखा गया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 184 राजकीय महाविद्यालयों में 2 लाख से अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इनमें 8,137 सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग को 2,424 शिक्षण पदों के लिए मांग पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही अतिथि प्राध्यापकों और एक्सटेंशन लेक्चररों को 58 वर्ष तक की सेवा सुरक्षा और वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री ने हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत तकनीकी संस्थानों में अतिथि संकाय की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के अंतिम दिन राज्य गीत के चयन के लिए एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, गीता भुक्कल, विनोद भ्याणा, बलवान सिंह दौलतपुरिया और आदित्य देवी लाल को शामिल किया गया। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने राज्य गीत के चयन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया। पूर्व में 3 गीतों को राज्य गीत के रूप में चयनित करने के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इन गीतों पर गहन विचार विमर्श और चर्चा के बाद कमेटी की 5 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें तीनों गीतों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अंततः समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक गीत को राज्य गीत के रूप में चयनित किया। हरियाणा सरकार ने विधायक रामकुमार कश्यप को विधानसभा सदन के लिए गवर्नमेंट चीफ व्हिप नियुक्त किया है। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा 5 नवंबर 2024 को पत्र लिखा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव की राजनीतिक और संसदीय कार्य विभाग की राजनीतिक शाखा द्वारा आज आवश्यक परिपत्र जारी किया गया है। यह नियुक्ति विधानसभा में सरकार की ओर से विधायकों के कार्यों को समन्वित करने के लिए की गई है।
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के 6ठे स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय देश का गौरव है और युवाओं को कौशल के माध्यम से अपने सपने साकार करने का अवसर दे रहा है। उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदर्श बताते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय देश भर में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। और यहाँ एक जो हरियाणा ने एक अच्छा अनोखा काम किया कि देश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जो सिर्फ कौशल पे आधारित है। यहाँ के बच्चे 40% अपना समय क्लासरूम में देते हैं, 60% वो स्किलिंग पे देते हैं, अप्रेंटिस बनते हैं, इंटर्नशिप करते हैं कंपनीज में। स्वाभाविक है कि वो बच्चे ऑलरेडी इंडस्ट्री उनके साथ काम कर रही है, उनको परख रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जो यूनिवर्सिटी ने काम किया है, 47 आपके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। एक अनोखा काम इन्होंने स्किल स्कूल भी स्थापित किया है जो कि उसकी शुरुआत है, CBSE है। और अभी तक जो पास आउट परसेंटेज एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आप जज करेंगे तो अच्छा है। और इंडस्ट्री के साथ बड़े एफिलिएशंस किए हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा से सामर्थ्य को विकसित करने का मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा किए गए नवाचारों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और कुलपति डान राज नेहरू के नेतृत्व को सराहा। इस मौके पर कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने 8 इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज कुरुक्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लंबे समय से संघर्ष कर रहे वंचित व शोषित समाज को बड़ी सौगात दी है। साल 2020 में शिक्षा में वर्गीकरण किया गया था, लेकिन रोजगार का बहुत बड़ा विषय था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने DSC समाज के हक में निर्णय दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को लागू कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब DSC समाज 24 नवंबर को जींद में सम्मेलन कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सम्मान करने जा रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से इस सम्मेलन का हिस्सा बनने की अपील की। सफेद रोड पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिन्हें शोषित वंचित पीड़ित लाचार बेबस समाज को जो आरक्षण में आरक्षण का लाभ देने का काम किया है, उसका हम कर्जा नहीं उतार सकते। उसके लिए हमने पूरे हरियाणा का सम्मान समारोह जींद में आयोजित करने का काम हमने डेट रखी है और उसके लिए मैं लोगों को आज आह्वान करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। और यहाँ पर पहुंचने पर जिस प्रकार का भव्य स्वागत महर्षि वाल्मीकि आश्रम कमेटी ने किया है, मैं उसका आभारी हूँ। और यहाँ पर वाजीगर समाज भी, और समाज भी, सांसी समाज भी, धाणक समाज भी, सभी हमारे DSC वर्ग के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। हमारे DSC समाज के चाहे अनूप धाणक जी है, विशंबर वाल्मीकि जी है, रामदार वाल्मीकि जी है, सुनीता दुग्गल जी है, चाहे हमारे कुलवंत बाजीगर जी है, सभी नेतागण हमारे हर हल्के में जा रहे हैं। और मैंने भी कम से कम भी 22 में से 15 जिलों का दौरा करने की योजना बनाई है। एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारे कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक है भवानीखेड़ा से, वो भी जा रहे हैं। प्रदेश में खाद की किसी प्रकार की किल्लत नहीं है और मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष को विधानसभा सत्र के दौरान इसका जवाब भी दे दिया गया था। ये जानकारी देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने आज विश्व बाल दिवस पर जींद में जिला बाल कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में करीब 525 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने गत दिवस जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साइकिल चलाने के अभियान को सराहनीय बताया और कहा कि उनकी बहुत ही अच्छी पहल है, इससे सभी को भागीदार बनना चाहिए। कार्यक्रम तो नहीं, बहुत अच्छा मैं कहूँ कि कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी बच्चों को लगभग 5300 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 550 बच्चों के आसपास को सबको प्राइज दिया गया। 24 तारीख को DSC समाज का कार्य वाल्मीकि महाराज जी की जयंती है, जिस पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी प्रकार से ये जयंती है, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया, माननीय मनोहर लाल जी ने भी, और अब नायब सैनी जी भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करें। महापुरुषों की
जयंती मनाने का काम करें। ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक पहल की है डीसी महोदय ने। मैं इस बात के लिए इमरान जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा। हमें भी सीखना चाहिए कि आसपास अगर कहीं भी हम लोग जाएं तो हम लोगों को प्रदूषण से भी और तेल की भी बचत होती है, तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। भिवानी सहित प्रदेश के 13 जिलों में बढ़ते प्रदूषण के चलते सभी स्कूलों को 12वीं कक्षा तक बंद करने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। स्कूलों में छुट्टी तो रहेगी, लेकिन स्टाफ ऑनलाइन क्लासेस लेगा। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए। जिला भिवानी में लगभग 1200 के आसपास सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें जो है तकरीबन 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है। उन सभी को जो है आराम देने के लिए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए और जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं ग्रेड 4 की, उसमें बच्चों को जो है ये शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। नहीं, इस विद्यालय के स्टाफ की छुट्टी नहीं रहेगी। विद्यालय का स्टाफ विद्यालय में रहेगा और जो हमारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को ऑनलाइन जोड़ेगा। हाल ही में भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा जल छिड़काव और रोड स्वीपिंग जैसे उपायों से प्रदूषण में सुधार हुआ है और अब AQI 230 पर आ गया है। अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाई गई है और ग्रैप 4 चरण के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद करने की अपील की है। मैकेनिकल हमारे पास मशीन्स हैं जो रोड डस्ट को उठाती है। उसके बाद स्मॉग मशीन्स द्वारा पेड़ों पर और रोड पर उसका छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जो PM 2.5 है, PM 10 है, उसको नीचे कर देती है। फिर कंस्ट्रक्शन पर हमने फुली अभी बैन को एनफोर्स भी किया है, जिसमें कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन हो, कोई रोड नहीं, कोई ओपन ट्रेंचेस नहीं, सब कुछ को बैन किया है। और जहाँ अभी वो पाए गए हैं उनको हमने बहुत हैवी जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इशू और आता है कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग है, जिसमें कई बार हमारे ही एम्प्लॉय भी होते हैं जो कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उसको भी हमने बहुत स्ट्रिक्टली लिया है। उसमें हमने करीब 70 से ऊपर चालान करे हैं 5-5 हज़ार रुपए के। मेवात में बढ़ते प्रदूषण के चलते 23 नवंबर तक सभी स्कूलों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ने के कारण लिया गया है, जहां मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हालांकि स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन अध्यापक रोजाना स्कूल आएंगे और आवश्यक कार्य करेंगे। बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित न करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हयात खान ने बताया कि इस फैसले के तहत बच्चे स्कूल कैंपस में दिखाई नहीं देंगे और प्रदूषित हवा से बचने के लिए वे घरों में ही रहेंगे। उसमें 18 से 23 तारीख तक ये पॉल्यूशन की वजह से ये छुट्टियां रहेंगी। उसमें अध्यापकों को अपने विद्यालय में पहुंचना है और बच्चों की जिससे कि पढ़ाई सफर ना हो, वो ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। इस तरह के आदेश है सरकार के। इसमें यही बातें डीसी साहब ने भी उसी लेटर में ये मेंशन किया हुआ है कि ये पत्र को इंडोर्स डीसी साहब ने कर रखा है कि एज इट इज फॉलो किया जाए। आज डीसी साहब ने एक मीटिंग भी ली थी। ये जो छुट्टियां हैं 1 से 12वीं तक की हैं। पहले वो छुट्टियां थी 1 से 5वीं तक की थी, लेकिन रही बात AQI की, अब इस टाइम अब हम बात कर रहे हैं, अब है 446 AQI। कनीना हादसे के बाद सरकार द्वारा स्कूल वाहनों को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अंबाला में कुछ स्कूल अभी भी इन नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। इस पर बाल संरक्षण विभाग ने शहर के विभिन्न स्कूलों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक निजी स्कूल की बस को सीज कर दिया गया और अन्य स्कूलों की बसों में मिली खामियों के लिए चालान किए गए। बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान फायर विभाग, DEO और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने स्कूल वाहनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। कमियां मेनली बच्चों की सुरक्षा को लेके सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल बस के अंदर जो GPS है, GPS होना मैंडेटरी है। उसके अंदर आपकी
PTZ कैमराज जो फ्रंट और रियर पे होने जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर उसके अंदर प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं है, लगे हुए तो वो वर्किंग में है कि नहीं है। इसी तरह PTZ कैमराज बहुत सी बसेज में लगे तो हुए हैं लेकिन उनमें वर्किंग नहीं दिखाई दे रही, ऐसा हमें देखने को मिला है। अम्बाड़ा के अंदर अभी कल हमने एक स्कूल चेक किया था, उस स्कूल की डिटेल्स RTA सर बता पाएंगे, अभी साथ में ही वो बताएंगे आपको। आज हम आपके स्कूल में हैं, इस स्कूल में हमें कुछ कमियां मिली हैं, एक बस हमें ऐसी भी मिली है जिसमें बहुत सी कमियां थी। RTO अम्बाला सुशील कुमार ने बताया कि सेंट जोसेफ स्कूल की बस में सुरक्षा संबंधित कई खामियां पाई गई जिसके चलते उसे सीज किया गया। उन्होंने कहा कि ये अभियान बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है और आगे भी चेकिंग जारी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स उनके ओके थे बट कुछ खामियां थी, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर का और टायर्स की जो ट्रिड लाइन होती है वो वर्न आउट हो जाती है, तो इस टाइप की खामियां मिली थी, तो उनको मौके पे ही चालान किया गया गाड़ी में। इसके अलावा निर्देश किया कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें फॉल्ट मिलता है तो व्हीकल्स विल बी सीज्ड। यहाँ बस जो चेक की हमने, एक बस में बड़ी कमी मिली, उसमें स्पीड गवर्नर नहीं था, उसको मौके पे ही हमने सीज कर दिया। भिवानी के लघु सचिवालय स्थित DRDA हॉल में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। इस मौके पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य शौचालयों के महत्व और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर शौचालय विहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए सर्वेक्षण कर इस दिशा में काम किया जा रहा है। विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत 2001 में हुई थी और 2013 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इस दिन को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में मनाया जाता है जहां लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भिवानी के ADC हर्षित कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में आमजन को स्वच्छ शौचालय रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए इंडियन टॉयलेट का कंपोनेंट भी वितरित किया जाएगा। स्वच्छता की ओर बढ़ते हैं। हम ये सेलिब्रेट करेंगे, हम अपना 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक, जिसमें हम अपना एक इंटेंसिव कैंपेन चलाएंगे, जिसमें चाहे MC के टॉयलेट्स हों, उसके बाद जो इंडियन हाउस होल्ड लैट्रीन का कंपोनेंट होता है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, ताकि हमारा स्वच्छता ही सेवा वाला जो एक मोटो है भारत सरकार का, उसको हम फॉलो करें। इसमें हम इंटेंसिव एक्शंस लेंगे क्लीनलीनेस पर भी और बढ़ाने के लिए भी टॉयलेट यूसेज में, और हमारे MC के भी टॉयलेट्स हैं उनको भी हम साफ़ सफाई में पब्लिक को के आगे रखेंगे। और कोई कंप्लेंट्स भी होगी और जो भी IHL कंपोनेंट में कोई भी एप्लीकेशंस आई हैं, रुकी हुई हैं, ताकि लोग अपने घर में ही टॉयलेट बना पाए, उसका भी हम बेनिफिट उनको प्रोवाइड करेंगे। फतेहाबाद के गांव कुकड़ावाली के किसान राजकुमार ने परंपरागत खेती के साथ साथ लहसुन की खेती शुरू की और वह प्रति एकड़ 8-10 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले गेहूं, धान और सरसों जैसी परंपरागत फसलों से उन्हें 50-60 हजार रुपए प्रति एकड़ की आमदनी होती थी, लेकिन अब लहसुन की खेती से ये आमदनी कई गुना बढ़ गई है। राजकुमार के पास 30 एकड़ जमीन है जिसमें उन्होंने लहसुन की खेती की है। वे इसे पिछले 20-22 वर्षों से कर रहे हैं। उनका कहना है कि लहसुन की खेती में मेहनत और खर्च दोनों अधिक होते हैं, लेकिन मुनाफा भी उतना ही ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में बुआई, देखरेख और तुड़ाई पर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि बाजार से लहसुन की कीमत अच्छी मिलने पर प्रति एकड़ 8-10 लाख रुपए की फसल निकलती है। खर्च निकालने के बाद उन्हें 7-8 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। और लहसुन की खेती करता हूं मैं काफी सालों से। 30 एकड़ मेरे पास लहसुन की खेती है। ये फायदा, ये 10 गुना गेहूं से 10 गुना ज्यादा फायदा है इसका। और सभी को यही कहता हूं भी थोड़ा थोड़ा लगा के इसकी खेती करनी शुरू करनी चाहिए सभी भाइयों को। अन्य फसलों के अलावा ये 10 गुना मुनाफा है। ये अक्टूबर के पहले महीने में बोई जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी कटाई होगी। इसकी मार्केटिंग घर भी होती है और मंडियों में भी होती है, जयपुर, बीकानेर। जिला बागवानी अधिकारी श्रवण कुमार ने भी इस खेती को लाभकारी बताते हुए किसानों को इसके लिए प्रेरित किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।